अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात होगी उस चीज़ के ऊपर शायद जिस पर हुकूमत इतना अच्छा जोर नहीं दे पा रही है, या उसके पास पॉलिसी मौजूद नहीं है, या पॉलिसी मौजूद है तो लोग अच्छे मौजूद नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में बढ़ती हुई मजीद महंगाई के हवाले से, जो माह रमज़ान के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ आज बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जहां पर नैब ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कुछ शिकंजा कसना ज़्यादा तेज़ कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ पे जो उनकी जायदादें हैं वो बेचने के लिए, जो फरोख्त करने के लिए नैब ने दरख्वास्त दायर की है या करने वाले हैं, इस पर मजीद बात की जाएगी कि आज किस तरह से मुस्लिम लीग नून की जो जायदाद है, नवाज शरीफ साहब की जो जायदाद है वो कितनी है, किस तरह से बेची जा रही है, और क्या ये पॉसिबल है। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या कोई स्टे लेकर सामने आती हुई नजर आएगी। इसके साथ शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का मामला था, जिसपे जजेस में कुछ इख्तलाफात सामने नजर आए, उनके जो फैसले हैं उसमें कुछ इख्तलाफात सामने नजर आए हैं, और मजीद एक बेंच तश्कील दिया गया है, और उसके बाद देखा जाएगा शहबाज शरीफ की रिहाई का जो रिजल्ट है वो किस तरफ जाता है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज बात करेंगे। इसी के साथ अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अली गौर बलोच साहब हैं, MNA है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। उनसे मजीद जानते हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग नून की पोजीशन के ऊपर से ही आ जाऊं। नवाज शरीफ साहब की जायदादें फरोख्त करने के हवाले से नैब अब कुछ एक्टिव हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? क्या कोई स्टे वगैरह आ रहा है आपकी जानिब से? देखिए, जो वो उनकी जायदाद का मसला है उसमें वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो एक 60 साल पुराना कागज के ऊपर वो कहते हैं कि वो नहीं मिल रहा, और उस पर बगैर कोई नोटिस दिए उन्होंने उनके जो जायदाद थे उसका इंतकाल खारिज कर दिया। तो ये वो उसी विक्टिमाइजेशन का तसलसल है जो डे वन से मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और हमारे दीगर कायदीन के खिलाफ किए जा रहे हैं, जिसमें जी। खोखर बरादरान के खिलाफ भी आपको पता है कि उनके भी घर गिराए गए, बुलडोजर चलाए गए, लेकिन हम्म। उनका भी स्टे ऑर्डर था और उसका भी एहतराम ना किया गया, और बहरहाल फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने जो है वो उस पर उनको स्टे ऑर्डर दिया। सही। तो ये मियां साहब की जितनी भी जायदादें हैं वो एक लीगल तरीके के साथ उन्होंने खरीदी, और उस पर अदालत ने स्टे भी दिया है, और इस तरह से उसका इंतकाल कानूनी तौर पर खारिज हो नहीं सकता। ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन। आपने ये देखा कि इमरान खान ने अपना घर जो है वो जो कि नाजायज था उसको रेगुलराइज करवाया, और साथ ही साथ आपने देखा कि लोगों के घरों के ऊपर जो कि इस्लामाबाद में थे अच्छा इन्होंने गौर साहब, बिल्डोजर यहाँ चलाए। एक बात तो यह है ये कि तो एक दोहरा म्यार है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसकी जानिब से कहा गया कि अगर इस तरह से जो इमरान खान साहब ने रेगुलाइज किया, तो इस तरह मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब को भी 25 लाख रुपए के हवाले से कुछ बात की थी कि वो उस हवाले से कुछ देने दिया जाए, तो और हमारी ज़मीन भी, हमारी जगह भी रेगुलाइज कर दी जाए। तो मतलब कुछ ना कुछ इलीगल है इसमें फिर? नहीं नहीं, हमारी जो मियाँ साहब की जायदाद है उसका रेगुलराइज करवाने का इशू नहीं है। उसका तो इन्होंने एक स्टे खारिज, वो अपना इंतकाल खारिज कर दिया, ठीक। ये इल्जाम लगा के कि ये जिस खातून से खरीदी गई थी उससे पहले कहीं पता नहीं कितने साल पहले ये औकाफ की मिल्कियत थी। तो सही। मियाँ साहब ने तो एक मतलब है कि सेकंड पार्टी से खरीदी। ठीक। मियाँ साहब ने खुद तो कोई अलॉट नहीं करवाई, वो उससे पहले अलॉट हुई थी। और आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उसका वो किसी को अलॉट करवाने का एक लीगल प्रोसीजर होता है, और इसमें भी उन्होंने तमाम लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किए। ठीक। अच्छा, एक तरफ तो ये बात सामने आई कि हुकूमत ने कहा कि किसी को दी नहीं जा सकती, कोई भी जो स्टेट लैंड है वो प्राइवेट लैंड नहीं बन सकती है, मगर जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा कि जो गवर्नमेंट जो लैंड होती है, सरकारी जो ज़मीन होती है वो लीज की जा सकती है, मगर किसी को बाकायदा तौर पे फ़रोख्त नहीं की जा सकती है। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत ने कहीं ना कहीं अपना भी एक लूप होल छुपाया है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो गवर्नमेंट ने तो सिर्फ एक विक्टिमाइजेशन का उनका वर्जन है। गवर्नमेंट ठीक। को चाहिए था कि अगर कोई भी वो कार्रवाई करना चाहते थे तो उनको चाहिए था कि वो पहले कोई नोटिस देते सही। और इनका मौकफ लेते, पार्टी का वकला के जरिए मौकफ लेते। बहरहाल आप चूंकि स्टे ऑर्डर है, मामला कोर्ट में चला गया है, तो अब हम हमारे वकला के जरिए हम कोर्ट में अपना वर्जन बयान कर भी रहे हैं, और आइंदा भी उसको फेस करेंगे जिस तरह से कि बाकी झूठे केसों को हम फेस कर रहे हैं। ठीक है। एक शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के मामले पे कुछ बात सामने आई थी, जजेस के जो फैसले हैं उनका जो मामला है, कुछ इसमें इख्तलाफात सामने नज़र आए थे।
क्या लग रहा है आपको क्या जो अगला बेंच बनाया गया है शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिल जाएगी, रिहा हो जाएंगे पूरी तरीके से वो? जी, बिल्कुल। देखिए, ये तो एक ज़मानत का मामला है, केस तो अभी चल रहा था सही। और उसमें पहले अनाउंस भी हुआ, जिसका कि मीडिया के ऊपर भी आया, वकील को भी यही बताया गया। उसके बाद एक जज साहब का इख्तिलाफी नोट आया ठीक। और उस पर जो है वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक मतलब है अलग आप कह लें कि एक बेंच बना दिया है या थर्ड जज बना दिया है रेफरी हम्म। के तौर पर। अब वो डिसीजन दें कि मामला अदालत में, और हम तो करते हैं कि अदालत से इंसाफ हो जाए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैं सवाल कर लूं, क्या उनकी कोई वापसी जल्दी मुमकिन है? बहुत सारी बातें अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं, बहुत जल्दी आके केसेस फेस करेंगे। कब तक है उनकी वापसी, कुछ है इस हवाले से इम्कानात हैं कुछ? जी जी बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ साहब, आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त वापस आए हम्म। जब उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्म कर रही थी, सही। और एक झूठे केस में जब उनके खिलाफ फैसला दिया गया तो उन्होंने अदालतों का और अदलिया का एहतराम करते हुए न सिर्फ खुद बल्कि अपनी बेटी के साथ वापस आए ठीक। और अपने आप को जो है वो उन्होंने सरेंडर किया। हम्म। और फिर उसके बाद आपको पता है कि अदालत के जरिए उनकी बेल हुई। तो बहरहाल जो फैसले ठीक हैं है, तो अब उनका वापस देख आके ला। कब सरेंडर करेंगे, इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि कब तक कोई है इम्कान जी, आने का, कोई जब डेट भी ऐसी फिक्स की उनको जा रही है? डॉक्टर्स उनके इजाजत देंगे और जब भी देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो हम्म। उनको सेहत के इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि उनके सही। डॉक्टर्स उनको इजाजत नहीं देंगे सफर करने की और दोबारा आने की। दूसरे नंबर, जब भी जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के ठीक। कायद हैं और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में रह के सियासत की है, तो वो जल्द हम तो करते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी वो सेहतयाब होकर वापस चलिए, हम आएंगे भी और कहते हैं कि जल्दी पाकिस्तान आ में ही जाएं और आकर आके चीज़ें बसेंगे। फेस करें। अली जी साहब, मैं जरूर। हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ आऊँगा। मौजूदा सूरत हाल, रमज़ान मुबारक चल रहा है, कुछ बचा तरफ बाज़ार के हवाले से 7 अरब का कुछ सब्सिडी देने की हुकूमत ने बात करी, कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी को? खासतौर पे खान साहब की जो पॉलिसी है, वुज़रा चेंज कर रहे हैं, तब्दीली हो रही है, इधर से उधर लोग बैठ रहे हैं कुर्सी पे जाके। क्या समझ रहे हैं आप बेहतरी होगी इससे? देखिए, बात सुने। अब पूरे पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान को ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है सही। और ये वोट लेकर नहीं आए बल्कि वोट चुरा कर आए हुए हुँ। हैं। ये जो टोला इस वक्त इक़्तिदार पर मुसल्लत है, आपने देखा है कि मुल्क को इन्होंने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मुआशी और सियासी बहरान की तरफ धकेल दिया है। पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त एक महंगाई के तूफान की लपेट में है। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो बिलबिला उठा है और अभी भी देख ले, इन्होंने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, खाने पीने की अशिया, ऑयल, चीनी, और इनके वकला और इनकी एटीएम मशीन अली सिर्फ साहब, वो तो दे रहे पाकिस्तान के हैं, वो इन तमाम खजाने चीज़ों पे को सब्सिडीज़ निकाल रहे हैं। अभी रमज़ान दोनों बाज़ार के हाथों लिए से 7 लूट अरब रहे की हैं। सब्सिडी निकाली, नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें टेक ओवर कर लूँगा, बेहतर करूँगा। आप समझ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून समझ रही है ये चीज़ें बेहतर होंगी? क्योंकि आपके दौर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं। नहीं, देखें, हमारे पास जब आया था आपने देखा कि एनर्जी क्राइसिस किस तरह था। हमारे वक्त में आटे, चीनी, ऑयल और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें क्या, मतलब है कि हुँ। कीमतें क्या थी। हुँ। फिर आपने देखा कि सी पैक जैसा अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई और सी पैक जैसा प्रोजेक्ट, और बिलखसूस जो एनर्जी क्राइसिस था, उसके अलावा दहशतगर्दी के इशू से आपने देखा कि उनको ओवरकम किया। तो आप उस मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट का तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते इनके साथ। ये तो इस वक्त मुल्क को तबाही के दहाने की तरफ लेकर गए हैं। और आपने सही। ये जो अभी जिमनी इलेक्शन हुए हैं, इनपे इनको इनके हलकों में किस तरह से हर दूसरे हलके में इनको शिकस्त फाश हुई है, ठीक। तो यहाँ से इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा कर लें। अवाम का बहुत गम और गुस्सा है। और उसके बाद जो कल वाकया हुआ है, जिस तरह से कि बेगुनाह लोगों को फायरिंग करके मारा गया, तो ये देख लें कि ये तो मतलब क़यामत सुगरा के मनाज़िर इस मुल्क में नजर आ रहे वो तो हैं। हुकूमत और की अपनी पाकिस्तान। पॉलिसी, वो डिपेंड करती है कि वो पॉलिसी किस तरह से अपनाते हैं। चले, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि तरीन साहब से मुतालिक, जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक, जो बड़े हुकूमत बड़ी सपोर्ट पे थी जहांगीर तरीन साहब की, उनसे मशवरे लिए जा रहे थे और उनके जहाज़ इस्तेमाल होते थे, बहुत बातें ऐसी थी। मगर एकदम से जब मामला सामने आया शुगर बिल का, फिर एकदम से जहाज़ वापस हो गए। क्या समझ रहे हैं आप, क्या जहांगीर तरीन साहब अलग से सोलो फ्लाइट लेके चलेंगे और हुकूमत को मुश्किल हो जाएगी मजीद? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब भी इनकी एक एटीएम में थे और अभी उनकी जगह पर इन्होंने मुख्तलिफ एटीएम ने, जुल्फी बुखारी है, दीगर हम्म। हैं, उन्हीं हम्म। के जरिए अरबों रुपए इन्होंने पहले तरीन साहब के जरिए इमरान खान ने खाए।
और अब अपनी दीगर एटीएम को एक्टिव किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर काबिल ज़िक्र है कि जहांगीर तरीन के साथ काफ़ी जो है इनकी पार्टी में खुद एक बगावत है, और आप देख लें कि उनके साथ कितने मेंबरान असम्बली जिनको वो टिकट्स दिलवाते रहे या जो उनके साथ थे, वो तो खुला हुकूमत के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और हुकूमत को वार्निंग भी दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हालात जो हैं वो रोज़ बरोज़ एक सियासी इंतशार की तरफ ही जा रहे हैं ठीक और है, इस सियासी हुकूमत इंतशार की को तरफ जा का रहे हैं जाना ठहर हालात। गया है। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलूच साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सियासी मामलात हैं वो शायद इंतशार की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के लिए जो परेशानी है, नैब की जानिब से नवाज शरीफ साहब की जायदादें फरोख्त करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। अब देखना ये कि क्या फैसला होता है, क्या मुस्लिम लीग नून स्टे लेकर आएगी या कोई पेपर का टुकड़ा, जिस तरह से अली गौहर साहब ने कहा कि पेपर का टुकड़ा है बहुत पुराना, उसको लेके मामला उठाया जा रहा है। किस तरह तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर और बढ़ती हुई महंगाई, जो कि शायद इस रमजान मुबारक में कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है और आवाम परेशान हो चुके हैं। और जिस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और बाकी चीजें दस्तयाब हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले तो एक वोट डालने के लिए एनआईसी चाहिए था, अब शायद चीनी लेने के लिए भी एक एनआईसी की जरूरत दरकार हो चुकी है। हुकूमत क्या पॉलिसी अपना रही है, क्या मजीद लोगों को मजीद नीचे की सतह पर ले जाया जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है मोहम्मद अली अजीज हैं, एमपीए पीटीआई से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी कहां पे जा रही है? पहले लोगों को वोट डालने के लिए एनआईसी चाहिए था, आजकल चीनी खरीदने के लिए भी एनआईसी जरूरत पड़ती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि चीनी के लिए एनआईसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक यूटिलिटी स्टोर का एक अपना तरीकेकार है, एक सिस्टम बनाया गया हुआ है। वहाँ से आपको पता है कि हमारा माफिया कितना सरगर्म है, समझिए ना। तो उसको थोड़ा सा देखते हुए, ताकि जो दूसरे लोग यहाँ से ये जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यूटिलिटी स्टोर एक्चुअली उनके लिए होता है कि जो लोग नहीं बाहर से अफोर्ड कर सकते, जो महंगे हैं, वो यहाँ से ले लें। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे रास्ते हैं कि जो यहाँ से वो चाहते नहीं कि गरीब आदमी के लिए यहाँ से भी कुछ मिले, वो अब यहाँ से भी अपनी चीजें उठाते हैं, बाहर मार्केट में बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरी जितना भी हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आपके सामने ही है कि हर तरीके से, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, किसी को जो भी इन्वॉल्व है उसके ऊपर, चाहे वो चीनी का हो मसला या आटे का मसला हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि उसको पकड़ा जाए। साहब, कौन लगाम कौन डालेगा इस माफिया को? टाइगर फोर्स बनाई गई तमाम चीजों को मॉनिटर करने के लिए, जो डायरेक्ट रिपोर्ट करती, वो तमाम लोग भी सामने नहीं आ रहे। कौन कंट्रोल करेगा फिर ये चीजें? देखें, ये एक माफिया है। माफिया को इतना आसानी से फौरन अगर आप कहें कि जी रात ही रात पकड़ लिया जाए, इस तरीके से नहीं होता। तो पीटीआई के दावे थे व्हाट्सएप, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा पिछले दिनों एक पूरा माफिया पकड़ा गया, पूरा हर चीज पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये चीजें भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। पहले तो किसी ने काम ही नहीं किया इस पे, अब जब काम होना शुरू हुआ है खैर से, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब खैरियत रखे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी साहब, वो दिन दूर नहीं है, तो क्या वो दिन 2 साल के अंदर अंदर आ जाएगा? पता है कि पूरा टॉप टू बॉटम ये जितने भी ये सारे इदारे हैं, ये जो नीचे जिस तरीके से कितना करप्शन का यहाँ पे हाल है, बुरा हाल है, तो हर चीज पे टाइम लगता है। और मैं समझता हूँ टाइम के साथ साथ चीजें सेटल होती जा रही है इंशाल्लाह, तो अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह ये चीजें भी सब सेटल हो जाएंगी। मैं मोहम्मद अली साहब वही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो वो दिन 2 साल के अंदर अंदर आ जाएगा? मजीद 2 साल रहेगा हुकूमत? देखें प्लीज आप इसको अंडरस्टैंड करें। मैं तमाम जितने हमारे व्यूज हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो भी लोग बाशूर हैं, समझते हैं। देखिए 30-40 साल का आपकी पत्नी, मुझे नहीं पता क्या उम्र है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्र से ज्यादा ही हो गया होगा जो करप्शन का निजाम चल रहा है। अब आप चाहते हैं कि यार 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर ये चीजें सेट हो जाए। अगर एक शख्स, एक ईमानदार आदमी, वजीर आजम इमरान खान एक अच्छी कोशिश कर रहा है, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के, सराहने के, तनकीद लोग करते हैं। चीजों में टाइम लगता है, चीजें ठीक। मोहम्मद अली साहब, नो डाउट हम अप्रिशिएट करते हैं, नो डाउट अप्रिशिएट करते हैं खान साहब जो काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने यूएन में जाके पाकिस्तान का मसला उठाया, कश्मीर का मसला उठाया, मगर जो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है वो अभी जूं का तू ही मौजूद है। 100 दिन की करप्शन खत्म, 100 दिन में करप्शन खत्म करने का दावा था, वो खत्म नहीं हुई। सर, महंगाई अभी तक कंट्रोल नहीं हुई है,
बहुत बड़ी तादाद में हमने कर्जा लिया, उसकी किस्त भी अदा की है, नो डाउट, कुछ रिटर्न भी किया है हमने, लेकिन कर्जा मजीद और बढ़ता चला गया। कशकोल तोड़ने की बात हुई थी, कशकोल लेके हम गए, और अब मजीद जो वजीर खजाना की तब्दीलियां देखिए हो रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे देखिए तब्दीलियां हो रही हैं, क्या आवाम मायूस नहीं होंगे इन तमाम चीजों से? देखिए एक ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए मैं भी बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। सही सही। कस्टमर की आप बात कर रहे हैं, आप कोई चीज आप बहुत सी चीजें बेहतरी हुई है, आप उनकी तो बात ही नहीं करते सही। कि वो बेहतरी हुई है। तनकीद पे आप तनकीद कर रहे हैं। सर क्या आप कुछ बेहतरी हुई है तो सुने सर सुने ना, थोड़ा सुने एक आध गिनवा दें सर बेहतरी जिसमें हुई है। मेरी बात सुने ना, 2 मिनट देना मुझे आप, प्लीज। बिल्कुल आपने जब कहा सुने ना मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो लोन दिया जा रहा है या उसके मध्य जो भी सूद कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो ठीक। दिया जा रहा है, उतर रहा है। फिक्सल डेफिसिट क्या था, आज क्या है। सही। एक आदमी अच्छा वजीर आजम या अच्छा मुल्क का सरबरा कोशिश करता है, अपने लोगों को बताता है। अगर आज हमारे 22-23 करोड़ की आवाम में से कितने लोग टैक्स पेयर हैं और कितने लोग टैक्स पे करते हैं, ये सही आपको भी पता है। सही। अगर आज सारे ईमानदारी के साथ अपना टैक्स पे करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर पहले हम अपने अंदर ईमानदारी तो लाएं कि ये सब चीजें करने के लिए हम बातें तो बहुत करते हैं, चाहे बड़े बड़े अमीर तो लोग हैं, मोहम्मद जो अली भी हैं, साहब टैक्स कहाँ से समझ पे लो। होगा? एक तो गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, रहने के भाई लिए घर नहीं है, अगर वो टैक्स चले कहाँ से पे गरीब करेगा सर? देखें, गरीब आदमी बेचारा, वो तो आपकी बात सही है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो दोज हू कैन अफोर्ड, कम से कम वो तो टैक्स पे करें। सही। वो अब ठीक है, बेहतरी आई है टैक्स के अंदर, निजाम के अंदर पहले से रेट बढ़ गया है काफी। ठीक। लेकिन इस तरह मजीद आप और हम भी सोचे अगर, और तमाम लोग टैक्स पे करना शुरू करें, तो क्यों नहीं मुल्क का उतरेगा, खजाना क्यों उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा। इस वक्त पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, माशाल्लाह एक मुस्तकिल पोजीशन में आ गया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जानते हैं। बिजनेस इंडस्ट्री उठा लें या कोई भी चीज उठा लें, सीमेंट फैक्ट्री उठा लें या ऑटोमोबाइल उठा लें या स्टॉक उठा लें, आप हर चीज को देखें, माशाल्लाह हर जगह पे पाकिस्तान बेहतर से चलिए बेहतर मोहम्मद होता अली जा रहा साहब है। ये और अगर रही बात चेंज करने की, तो देखिए इंसान कोशिश करता है, अगर उसकी नजर में कोई समझता है कि कोई ये बेहतर आदमी उससे बेहतर आदमी है, तो इस पर कोई हर्ज नहीं है, चेंजेस करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर अच्छाई के लिए ठीक है कोई मोहम्मद अली चीज हो साहब, रही है, तो मैं मैं समझता हूँ पिछली ऐसी चेंजेस होनी चाहिए। मैं पिछली अदवार की हुकूमतें और जो मौजूदा सूरत हाल की हुकूमत कुछ ज़्यादा रिजम्बल नज़र आ रहा है उसमें। पिछली हुकूमतें भी कहती थी कि लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, खान साहब की हुकूमत में भी यही हो रहा है कि लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। चलिए अगर पहले टैक्स से पे कर भी रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर? वो किस तरह से अपनी चीज़ें चला रहे हैं? जो उनको बुनियादी सहूलियात हैं वो प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पा रही हैं। कराची के पाकिस्तान के अंदर जहाँ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था वह लंगर खाने मिल गए हैं, जहाँ लोगों को घर मिलना चाहिए वहाँ लोगों को शेल्टर होम्स मिले हैं। तो क्या वाकई हुकूमत इस 2.5 साल या 3 साल के अंदर मईशत को बेहतर तरीके से समझ पाई है? देखें, जहाँ पे घर मिलना था वहाँ पे लोगों को अभी पिछले दिनों वजीर आजम इमरान खान साहब ने घर भी दिए हैं। ये बात नहीं है कि नहीं है। बाकी रही आप बात कर रहे हैं कि जी सूबों का, तो सूबों का काम भी है कि वफाक का हाथ बटाएं। बिल्कुल। सूबों का काम ये नहीं है। अगर आप सिंध की बात करते हैं, तो ये सिंध सरकार, मैं सिंध में हूँ, मैं सिंध की बात करता सही हूँ। सही महंगाई कंट्रोल करना सिंध सरकार का काम है, सही। इनके कमिश्नर्स का काम है, इनके डीसीज का काम है। एक कमिश्नर की लिस्ट आती है कि मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि 20 रुपए 1 किलो एक चीज है, वो मार्केट में 50 रुपए किलो है। ये सर का, उसके डीसीज का काम है कि जाके चेक करें, अपनी टीमें उतारें और महंगाई को कंट्रोल करें। जब आप विलिंग ही नहीं होंगे करने पे, तो महंगाई तो होगी। ये तो प्रोविंस का, हर प्रोविंस का काम है, चाहे वो सिंध हो, चाहे केपीके हो, चाहे पंजाब, चाहे बलूचिस्तान। ये तो सर अपनी पंजाब गवर्नमेंट का और काम है केपीके कराने में भी का। कुछ कमी नहीं है सर? वहाँ भी चीज़ें बहुत महंगी हैं, चीज़ें वहाँ पर भी देखिए, महंगी मिल रही हैं, यहाँ पर ही नहीं खाली है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी सूबा हो, मैं कोई तनकीद सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ चाहे कोई भी सूबा चलिए हो, सिंध उसका की काम गवर्नमेंट तो है। अलग है, बाकी जो जगह है वो तो गवर्नमेंट आपके अंडर ही आ रही है, तो वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही फिर? देखिए, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, उधर बहुत कुछ चीजों में कंट्रोल है। मैं फिर आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी हो, चाहे पंजाब हो, वहाँ पे सूबा गवर्नमेंट का काम है कुछ चीजों को कंट्रोल करना। ये हर चीज वजीर आजम ने अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वो तो मतलब सिंध हुकूमत जिस तरह चल रही है, जिस तरह सिंध में हुकूमत चल रही है, ऐसी बाकी सूबों में भी हुकूमत चल पा रही है, वही चीज़ें वहाँ पर भी हो रही हैं? नहीं, देखिए, सूबाओं में, केपीके में या पंजाब में बहुत बेहतरी है चीजों में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप तो खुद भी माशाल्लाह एंकर हैं, सही। आपको पास मेरे से ज्यादा रिपोर्ट आती है, ये बात तो ना करें आप।
वहाँ सर पे बहुत वहाँ फर्क है। वहाँ यहाँ वहाँ पे ऑरेंज लाइन बनने के अलावा सर क्या बेहतरी नजर आई? केपीके तो में आप जाएं, बीआरटी हॉस्पिटल बनने जाके के अलावा और देखें, क्या बेहतरी नजर आई सर? हॉस्पिटल जाके देखें, स्कूल जाके देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स देखें जाके आप। वहाँ पे लोगों के लिए फैसिलिटीज, जो मेडिकल कार्ड हर एक को दिया गया, हर चीज की बहुत सी चीजें हैं। एक चीज मैं तो नहीं गिनवा सकता, बहुत सी चीजें हैं। इसी तरह अभी जब खान साहब सिंध में भी आए थे, तरपारकर या तर में भी जो कार्ड दिए गए, मेडिकल कार्ड जिसपे 10-10 लाख रुपए का वो सबको है, एहसास प्रोग्राम के हवाले से। चलिए जिनका चलिए मोहम्मद अली साहब, ये बहुत सारी ऐसी डिबेट है जिसपे तकरीबन हमें पूरा साल भी लग जाए तो कम पड़ बिल्कुल। जाएंगी। मैं छोटे हाँ, छोटे दो सवाल करूंगा, दोनों सवाल दो तरीन के ऊपर हैं। मैं पहले तरीन के हवाले से बात करूं, शौकत तरीन साहब जो कि नए वजीर ख़जाना साहब बने हैं और उन्होंने आती गए कि तमाम चीज़ें मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत जल्दी चीज़ें टेक ओवर कर लूँगा। क्या वाकई चीज़ें सही हो जाएंगी और आने वाले बजट में कुछ रिलीफ होगा आवाम को? देखिए मैं इस पर काबिल वक्त है इस वक्त कुछ कहना, लेकिन मैं ये समझता हूँ हम्म, कि चेंजेस इंसान करता है उस वक्त करता है जब कोई समझता है कि कोई बेहतर आदमी है, सही तो चेंजेस करता है, और चेंजेस करना बुरी बात नहीं है। सही। तो अगर हफीज वजीर शेख साहब सही आजम, सही नहीं थे वो? सही शख्सियत नहीं थे वो? जी क्या कह हफीज रहे हैं? शेख साहब सही शख्सियत नहीं थे काम के मुतालिक? देखिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ठीक है। नाकाम अब हो गए उन्होंने, मतलब? नहीं उन्होंने भी पूरी कोशिश की, और उनसे बेहतर ये है अगर अगर वजीर आजम साहब को लगा है तो ठीक है, अच्छी बात है, इनको इनको भी मौका मिलना चाहिए, करें, अच्छी बात है। वजीर आजम इमरान खान तो इस वक्त मुल्क की भलाई के लिए चाहते हैं कि सही मुल्क किस तरीके से प्रॉस्पर हो, और जो उनकी काविश है, जो माशाल्लाह इस मुल्क की ये पोजीशन में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिक्सल डेफिसिट आप देखिए 5-6 मिलेगा, तो सालों का कहां से तो कहां मोहम्मद अली पे आ साहब गया। हम फिर देखिए इस तरह कोर्ट देखें कि किधर आ गई, मोहम्मद अली साहब कंस्ट्रक्शन सीमेंट किधर आ गया, ऑटोमोबाइल्स किधर आ गया, स्टॉक किधर आ गया, ये सारी चीजें बेहतरी की जगह है ना, इनको भी तो आप काउंट करें ना सब चीजें। भाई चलिए मैशत चलिए मोहम्मद आपकी अली साहब, मैं माशाल्लाह फिर किस अच्छी तरह हो गई देखूं कि आपकी। हर साल बजट आने से पहले तकरीबन तकरीबन हमने देखा है कि ये चीज़ें होती हैं, उखाड़ पछाड़ होता है। तो क्या वाकई इस दफ़ा जो सूरत हाल चेंज हुई है, खान साहब ने चेंजिंग करी है, वो अगले 2 साल तक चलती रहेगी या फिर दोबारा चेंजिंग भी हुई? देखिए जब जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मैं फिर कह रहा हूँ सही चेंज करना चाहिए, अगर जहाँ जरूरत पड़ी है आपको चेंज करना चाहिए। अभी ठीक। अगर अगर ये अच्छा करते हैं तो बिल्कुल भी चले, अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी और कोई ऑप्शन होगा चेंज करने का तो बिल्कुल चलिए करना जहाँ चाहिए ज़रूरत चेंज। पड़ेगी वहाँ होगा। जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक मैं सवाल कर लूँ तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 20 या 21 तारीख को वो कुछ दोबारा अपनी जो उनके अरकान वगैरह है उनसे मीटिंग हो रही है, तो क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई के अंदर? वाज़ेह तौर नहीं पर जी, नजर आएगा वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहांगीर तरीन साहब पहले भी कह चुके हैं मैं इसी पार्टी का हूँ, हिस्सा हूँ और इसी पार्टी में रहूंगा। ठीक। वो उन्होंने एक ऐसी अवतार पार्टी में अपने लोगों को, दोस्तों को, सबको बुलाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ थोड़ा सा एक लुकमा छोड़ा था कि कुछ बड़े नाम भी पीटीआई के शामिल है, उनके साथ आने को तैयार है, तो क्या वाकई है सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब बातें हैं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। ये जहांगीर तरीन साहब पार्टी भी है और ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अजीज़, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ख़ास तौर पे हुकूमत या तो 2.5 साल के या 3 साल के अंदर मईशत को अच्छी तरह समझ नहीं पाई है या अभी भी समझने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से अभी दूसरे तरीन साहब आए हैं वजारत ख़जाना पे, उन्होंने कहा है कि हम 2.5 साल के अंदर जो बचे हुए 2 साल हैं उसके अंदर हम तमाम चीज़ें हैंडल कर लेंगे, आने वाले बजट में आवाम को रिलीफ दे दिया जाएगा। ये शायद हर साल ये जुमले ऐसे हैं जो सुनने को मिलते हैं वज़ीर ख़जाना की जानिब से। अब देखना ये कि इम्प्लीमेंट कितना होता है और किस हद तक चीज़ें सामने आती हैं और आवाम को रिलीफ मिलता है। इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल खासतौर पर हुकूमत को लेकर और जो मुआशी अशारिये तब्दील होते नजर आ रहे हैं उस पर वज़ीर ख़जाना नया लगा दिया गया। किस तरह से वो तमाम चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जो परेशानी है वो कुछ अलग ही बयान कर रही है। नवाज शरीफ साहब की जायदादें फ़रोख्त करने के लिए नैब ने दरख्वास्त दायर कर दी है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई है उस पर जजेस के फैसले कुछ आपस में इख्तलाफात सामने नजर आ रहे हैं। फैसलों के अंदर किस तरह तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं आगा मसूद साहब, हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर आऊँ तो नवाज शरीफ साहब की जायदादें फ़रोख्त होने का मामला सामने आ रहा है और शहबाज शरीफ साहब की जमानत का कुछ मामला खटाई में पड़ चुका है, किस तरह से देख रहे हैं आप? आगा साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो परेशानी बाइस बनती जा रही है। और ख़ास तौर पे उनको अब कहा जा रहा है कि उनकी तकरीबन 4 कंपनीज में शेयर्स मौजूद हैं। SECP ने ये बात जाहिर की है कि उनकी 4 कंपनीज के अंदर शेयर्स मौजूद हैं, उसकी बड़ी तादाद, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और वो भी सेल किए जा सकते हैं। ख़ासतौर पर उनकी जो जायदाद हैं और उन्हें जो मफरूर करा दिया गया तो शखाना रेफरेंस में, उस पर भी काफ़ी बातचीत चल रही है। किस तरह से देखा जा रहा है, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है आगा मसूद साहब। आगा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। किस तरह से देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जो परेशानी है और खासतौर पे नवाज शरीफ साहब की जायदादें फरोख्त होने का मामला, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है, किस तरह से देख रहे हैं हम तमाम चीजें? देखिए, बात असल ये है कि ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग नून ने खुद अपना केस जो है खराब किया है। देखिए, बात असल ये है कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के हिंदुस्तान के गीत गाए हैं और पाकिस्तान को बदनाम किया है और पाकिस्तान के अफवाज को बदनाम किया है। तो इस तरीके से सियासत थोड़ी होती है भाई। अगर आपको सियासत करनी है तो आप इश्यूज की बात करें। आप इमरान खान की जो कमी है, जो उनकी कमजोरियां हैं, जो मतलब उनकी नाकिस मतलब का हुकूमत में जो नाकिस कारकर्दगी, उससे बात करें। आपने पाकिस्तान को निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया। आपकी बेटी ने जो जबान इस्तेमाल की, वो तो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छे घराने की औरतें ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल की, जिसकी वजह से जाहिर है कि अब एक रिएक्शन है। ये मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी हो रहा है ये रिएक्शन में हो रहा है, और ये रिएक्शन जो है ना, ये पैदा करता है, ये इन लोगों ने पैदा किया है। ये अगर थोड़ा सा मतलब ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के तहत पॉलिटिक्स करते तो वो ये आज नौबत नहीं आती। लेकिन ये है कि पुराने जाहिर है कि जो बड़े मुर्दों को ये उखाड़ेंगे और जाहिर है कि इनके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे जो जो इनके साथ ये कर रहे हैं। और ये जुमला कहना कि हम फला तारीख को गिरा देंगे, फला को गिरा देंगे, तो इस तरीके से यू डोंट रन द गवर्नमेंट लाइक दैट, यू डोंट फ्लरिश द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बड़ा टॉलरेंस की जरूरत होती है, रूल ऑफ लॉ की होती है। आपने भी रूल ऑफ लॉ को इग्नोर किया, ये भी इग्नोर कर रहे हैं। तो नाउ द बॉल इज द कोर्ट। क्या 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 करेंगे? मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ हैज टू फेस द। तो आप देखिए, आज जो रियाज मलिक के जो आया है ना हाइट पार्क की प्रॉपर्टी का कान खोज, आप बताइए कि उसमें हसन नवाज ने कितने पैसे उसमें वसूल किए। तो ये लोग जो थे ये पाकिस्तान के नाम पे बिजनेस कर रहे थे, पाकिस्तान को लूट रहे थे और गैर मुल्की ताकतों से मिलकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे थे। अब ये आज के अखबार पढ़ लीजिए, वो अखबार जो इनको सपोर्ट कर रहे थे वही लिख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए द फ्यूचर इज वेरी ब्लीक फॉर देम एंड दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए जो फ्यूचर उनका वो काफी मजीद और डार्क होता हुआ नजर आ रहा है। क्या समझते हैं आप नवाज शरीफ साहब की वापसी कोई गड़े मुर्दों की तौर पे देखी जाएगी कि वो निकलेंगे ही नहीं बाहर, वहां से लंदन से वापस ही नहीं आएंगे और उनकी वापसी बड़ी मुश्किल नजर आ रही है? और जो मीम और शीन में की जो लड़ाई थी मुस्लिम लीग नून के अंदर, खासतौर पे हुकूमत ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था, आप समझते हैं मीम और शीन की लड़ाई वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगी? देखिए, मीम और शून की तो मैं नहीं समझता कि वाज़ेह तौर पे सामने आएगी, इसलिए कि जायदाद के मसले पे शहबाज शरीफ जो हैं वो थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे, क्योंकि जाहिर है कि जायदाद का मसला है, वो भी हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं कि नवाज शरीफ सारी दौलत को लेके जाएंगे, सारी शुगर मिल्स को लेके जाएंगे और सारी एग्रीकल्चर लैंड को लेके जाएंगे। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे क्योंकि वो जेल जाने से डरते हैं। वो मतलब ये कि इतने बहादुर नहीं है, बल्कि उनके लिए सही लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि वो बहुत ही बुज़दिल हैं और सियासत में बुज़दिली जो है काम नहीं करती। आप देखें दुनिया में जिन लोगों ने सियासत की है, नाम पैदा किया, अमर बन गए, कितने कितने सालों तक उन्होंने मतलब जेल काटे, है ना। और जेल काटने के बाद ये है कि उन्होंने अपने मुल्क को संवारा है। आप खुद हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, नेहरू कितने साल जेल में रहे, नेहरू 17 साल जेल में रहे, फिर गांधी कितने साल जेल में रहे। तो आप ऐसी मिसालें देख लें ना कि मतलब जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में स्ट्रगल की। सर उस जरदारी साहब ने भी कुछ कम जेलें नहीं काटी हैं, लेकिन वो तो वाज़ेह तौर पे सामने है और उनकी जो पूरा क्राइटेरिया है पॉलिटिक्स का वो सबके सामने है। तो क्या वो चीज़ें भी कुछ और नहीं देती हैं इशारा हमारे? देखिए, जरदारी साहब बहादुर आदमी हैं। आप उनके सियासत के तरीक़ेकार से इख्तलाफ रख सकते हैं, उनके तरीक़े लूट मार से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ही इज़ ए बोल्ड पर्सन। ही इज़ फेसिंग द पीपल who are opposing him, he is facing the government, है ना। और उनकी बहादुरी को आप यकीनी तौर पर आप तस्लीम करें। देखिए, बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि वो फेस करते हैं और फेस करने के बाद ये है कि वो उस चैलेंज पे कामयाब भी हो जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि बहादुरी होना और गवर्नेंस होना दो अलग अलग वाज़ेह तौर पे चीज़ें हैं? नवाज शरीफ साहब बहादुर नहीं है, उनकी गवर्नेंस भी अच्छी नहीं। शहबाज शरीफ क्या लगते हैं आपको बहादुर हैं और उनकी गवर्नेंस तो यकीनी तौर पे सामने थी और अच्छी थी काफ़ी?
देखिए मैं बताऊं, शहबाज शरीफ ने पंजाब में बहुत काम किया है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, सही मतलब सही बहुत अच्छे काम किया है। और आप लाहौर के बहुत इलाकों को छोड़ दीजिए, लेकिन लाहौर की जो उन्होंने सूरत गरी की है, जिस तरह उनको बनाया है, तामीर ठीक किया है, मेरा ख्याल है कि इट्स वंडरफुल। इफ यू गो टू लाहौर यू विल फाइंड ए डिफरेंट चेंज। ठीक तो मतलब ये कि ये शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन शहबाज शरीफ भी करप्शन से मतलब ये कि दूर नहीं थे। सही उन्होंने अपने बेटे हमजा को खासी लिफ्ट दे रखी थी, और हमजा आपको मालूम है कि अगर साकिब निसार साहब बीच में नहीं पड़ते तो कई खवातीन निकल कर आई थी कि इन्होंने हमसे निकाह किया हुआ सही था सही खुफिया। ये साकिब निसार साहब की मैं बता रहा हूँ सही बातें, जो सही हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट जाके इनके सेटलमेंट करवाए हैं। तो मैं ये बताऊँ कि शहबाज शरीफ के बहुत से कारनामे इनके बच्चों ने खत्म कर दिए। लेकिन ये कि आई गिव क्रेडिट टू शहबाज शरीफ फॉर तो मतलब रियली काम डेवलप। कुछ अच्छे किए हैं, मगर करप्शन से कोई साफ सुथरा नहीं निकला है। सब करप्शन की जो अच्छा, इसकी नहर है इसकी उसमें इसकी गोता जरूर लगाया सबने। इसकी इसकी वजह बताऊं क्या है? सही इसकी वजह यह है कि आवाम की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं है। आवाम बेचारे गरीब हैं, आवाम कमजोर हैं, आवाम के साथ कानून नहीं है, आवाम के साथ इंसाफ नहीं है, आवाम के साथ अम्भो नहीं वो है। तो सिरे से ही आप या नहीं तो नजर आता आगा साहब, वो तो यकीनी तौर पे सिरे से ही नजर आता नहीं आता। और जैसे कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, खासतौर पे मौजूदा गवर्नमेंट की, उस हवाले से भी देखा जाए तो आवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इस वक्त महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, लोग परेशान हैं, भूखे सो रहे हैं रोग रातों को। तो क्या आप समझ अब रहे आप हैं सुनिए, मौजूदा देखिए हुकूमत की गवर्नेंस ज्यादा अच्छी है इनकी? देखिए मैं इस बात से तो आपकी इत्तेफाक नहीं करता कि भूखे सो रहे हैं। सही मैं जहाँ खड़ा हूँ बलोच कॉलोनी पे कितने लंगर रखे हुए हैं, बिल्कुल कितने लोग जो है खाना खा रहे हैं। सही सैलानी के हैं ना, लंगर हैं, बिल्कुल शिबा के भी हैं, ईदी के भी हैं, फिर रियाज मलिक के तो एयर कंडीशन मतलब ये कि बने हुए हैं जहाँ पे लोग खाना खाए। देखिए ऐसी बात नहीं है, भूखे नहीं सो रहे। इट्स नॉट इंडिया। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में लोगों को पुरसान हाल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को रात भूखा कोई नहीं सोता, ठीक मतलब लोगों को पैसे मिलते हैं। और मैं बता दूं, कराची में 100 बिलियन की चैरिटी होती है इन रमजान में। तो आगा साहब जक़ात इस वक्त अलग, मैं अगर जक़ात अलग। सुनिए, मेरा जुमला मैं सुनिए, अगर मेरा मौजूदा जुमला सुनिए, सही मेरा सही जुमला सुनिए। ठीक है जक़ात ठीक है अलग, लेकिन ये चैरिटी अलग। यानी 100 बिलियन की चैरिटी लोगों के, आप और हम जो है जो 10-10 रुपए देते हैं, 20 रुपए सही देते हैं, सही 100 बिलियन चैरिटी हो रही है कराची के अंदर, सही सिर्फ कराची के अंदर। सही पर आ नहीं रही ना, किसी के हिस्से में नहीं आ रही है। कोई जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, वो तमाम चीज़ें खाई जाती हैं। जो छोटी मछलियां हैं उनको समंदर का कचरा मिलता है, जैसा कि शहर की सूरत हाल है। खासतौर पे मैं लंगर खानों की बात करूं, लोग लंगर खानों में जाके खाना खा रहे हैं, बरसरे रोजगार नहीं है उनके पास, अपना कुछ है नहीं ऐसी। तो आपको लग रहा है कि इस अच्छा, वक्त मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस ज़्यादा अच्छी है गुज़िश्ता गई हुई हुकूमतों की? नहीं नहीं, मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस नहीं है। ये गवर्नेंस ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। मैं लफ्ज ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिल्कुल मुलायम लफ्ज, बिल्कुल नरम लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अभी शौकत तरीन साहब जो कि सिल्क बैंक के प्रेसिडेंट थे, सही उनको ये इकोनॉमिक मिनिस्टर लेकर आए। आप मुझे बताइए, कसम खा के उन्होंने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 7% होनी चाहिए। आप मुझे बताइए वो कौन सा अलादीन का चिराग होगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को 7 से 6% लेके जाए? कौन सा, ऐसा बताइए। बिल्कुल हाँ, तो मुझे बताइए कि ये नामुमकिन है। मैं आपको लिख के दे दूं, आज लिख के दे दूं, आज मैं इसको ऑन द रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम के तहत ला रहा हूं कि ये मुमकिन ही नहीं है। जो हालात पाकिस्तान के हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की है, ये बिल्कुल झूठ बोला गया है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि 6 और 7% की। आपको मालूम है कि ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में शौकत अजीज ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट 7% नहीं होगी तो हम लोगों को खाना नहीं खिला सकेंगे, ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, ना एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। ये आज से 10 साल पहले की बात है। सही। अच्छा, जो सूरत हाल हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, हर साल बजट आने से पहले जो वज़ीर ख़जाना है उनके ऐसे ही जुमले सामने आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में ग्रोथ हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हमारी अच्छी खासी बढ़ गई है। चले मैं इन तमाम चीज़ों को अगर ग्रोथ क्या, इनकी ग्रोथ हो रही है, वही अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। चले मैं अगर इसी पार्टी के अंदर एक ग्रोथ की और बात करूं, जो तरीन साहब की है, जहांगीर तरीन साहब की, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी उस वक्त भी, और अभी सेनेट इलेक्शन से पहले तक भी उनकी अच्छी ग्रोथ थी और काफ़ी ज़्यादा मशवरे उनसे हो रहे थे। और अब फिर अचानक शुगर मिल माफिया के उसमें जद में आ गए, वहाँ करप्शन की जद में आ गए वो, अब वो मुलजिम ठहराए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, हुकूमत कोई गेम खेल रही है? चंद लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो अपने एक प्यादे के खिलाफ भी कार्रवाई कर दो तो सामने लोग खामोश हो जाते हैं। भाई आपको लग रहा है आज कोई कोर्ट गेम का, है? आज कोर्ट का बेहतरीन डिसीजन आ गया, आप देख दंग रह जाएंगे। उन्होंने सही कहा कि एफआईए ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो नाकिस थी, वो झूठ पर मबनी थी, इसलिए उनको हम आजाद करते हैं। आप पढ़ लीजिए आज का बिल्कुल डॉन पढ़ लीजिए, आज का डेली टाइम्स पढ़ लीजिए। बिल्कुल तो मतलब ये कि वेयर यू स्टैंड भाई। अब तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में कानून की जो इज्जत और हुर्मत है वो नहीं है, सही ठीक है ना। बड़े लोगों के लिए कानून अलग है
और गरीबों और मुझ जैसे आप जैसे को ये कानून अलग है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है ना हर गुजरते दिन के साथ इक्तिसादी, माशी, समाजी और अखलाकी तौर पर डाउन जा रहा है। चलिए मैं आखिरी सवाल करूंगा, क्या ये हुकूमत जाते जाते कानून की पासदारी करवा देगी सबको? ये नहीं कराएगी, इसलिए इसकी वजह ये कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना खुद कानून की पाबंदी नहीं करते, तो वो क्या करवाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल हुकूमत की चल रही है और हुकूमत किस तरह से चल रही है वो तो अब सबके सामने आ चुका है। नई नई तब्दीलियां हो रही हैं, किसको कहां बिठाया जा रहा है, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स सामने नहीं रखे जा रहे, बड़े बड़े दावे एक बार फिर से हमारे सामने आ रहे हैं। ग्रोथ फला लेवल तक पहुंच जाएगी, क्या पॉसिबल है वो तमाम चीजें मजीद 2 साल के अंदर? और हुकूमत जाते जाते क्या कुछ अच्छा तोहफा आवाम के लिए छोड़ के जाएगी, या गुज़िश्ता दौर में जाने वाली हुकूमतों की तरह ये भी हुकूमत मायूस करके जाती हुई नजर आएगी? आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।